हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क होती क्या है इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली इन अ बैंकिंग सेक्टर। रिस्क क्या होती है और कितने तरह की रिस्क होती है बैंक में। तो रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम नॉट अकरिंग एज एक्सपेक्टेड। रिस्क जो होती है, आपने कोई आउटकम एक्सपेक्ट किया बट इट डिडंट अकर, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम नॉट अकरिंग एज एक्सपेक्टेड इज अ रिस्क। इट कैन बी मेजर्ड एंड इज नॉट द सेम एज अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी को आप मेजर नहीं कर सकते बट रिस्क को डेफिनेटली आप मेजर कर सकते हैं। तो रिस्क इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। इन फाइनेंशियल टर्म्स अगर हम देखें तो रिस्क रिफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि आपने एक आउटकम एक्सपेक्ट किया दैट डिडंट अकर एंड देन यू हैव टू फेस फाइनेंशियल लॉस। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस is termed as risk in financial terms. It can be classified as क्रेडिट रिस्क भी हो सकती है, मार्केट रिस्क भी हो सकती है, ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकती है और कुछ अदर रिस्क भी होती है जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। It is the potential that events expected or unexpected may have adverse effect on financial institutions, capital और अर्निंग। तो अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस तरह के इवेंट्स दैट मे बी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जिनका कि एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल और अर्निंग, उसकी कैपिटल पर या उसका जो रेवेन्यू या अर्निंग्स आ रही होगी उस पर अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो दैट इज रिस्क। Risk is always inherent in all the business and financial activity. हर business या financial activities में risk involved है। It's not only in banking sector, सारी financial activities में risk inherent होती है। Greater the risk associated with an activity, greater potential to generate a high return. तो ये भी है कि जितनी ज़्यादा risk associated होगी किसी भी activity से, उसमें potential जो है generate करने का high return वो भी ज़्यादा ही होगा। तो बैंक्स डू टेक रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग अ रिस्क। तो ऐसा नहीं है बैंक रिस्क नहीं लेते, बैंक्स को रिस्क लेनी ही पड़ती है बिकॉज द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग अ रिस्क। क्योंकि जितना आप रिस्क लोगे देन देर इज मोर पोटेंशियल टू जनरेट अ हाई रिटर्न। सो इन शॉर्ट व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज एक्चुअली the possibility of an outcome not occurring as expected, and this unexpected or expected event can have adverse effect on financial institutions, capital or earnings. And every business and every financial activity has an inherent risk associated with it. So if we see in the current scenario, the financial markets all over the world have undergone far-reaching changes in the last decade, spurred by deregulation, liberalization, LPG रिफॉर्म्स जब से आए हैं, रैपिड डेवलपमेंट्स हुए कम्युनिकेशन सेक्टर में, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में, तो इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में far reaching changes हुए हैं. That's why banks are therefore required to pay enough attention to the potential risk involved and to evolve mechanism and system to control and manage them. And ये जो मैनेजमेंट होना चाहिए that should be in line with global standards and procedures. तो आगे हम देखेंगे बासल नॉर्म्स, दैट इज द ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं टू मिटिगेट रिस्क, वो हम आगे देखेंगे। तो जब से इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ है, तो इन सब के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में फार रीचिंग चेंजेस हुए हैं। इसलिए बैंक्स नाउ नीड टू पे इनफ अटेंशन टू द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल मार्केट, और उनको किस तरह का रिस्क मिटिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना है दैट शुड बी इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स. Now, as the banks no longer operate in a protected and regulated environment, that's what I told you कि 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद ऐसा नहीं है कि बैंक्स बहुत ही प्रोटेक्टेड या रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. बैंक्स रादर टुडे दे वर्क इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ने अब पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे भी आरबीआई ने अभी रिसेंटली लाइसेंस दिए हैं बैंक्स को. तो अब जो बैंकिंग एनवायरनमेंट है इंडिया में, दैट इज हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. So there is an imperative need for the banks to develop and improve their capabilities to understand the changes. जो भी changes हो रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इंडिया में फाइनेंशियल ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो जो है उसके अकॉर्डिंग उनको banks need to improve their capabilities to understand these changes that have a critical bearing on their business activity. So risk management, what is risk management? हमने देखा risk क्या होती है, and
क्योंकि इतने चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो इंडिया ने करा, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दैट बैंक्स नीड टू फोकस ऑन। So risk management is a comprehensive process adopted by an organization. ये एक comprehensive process है जो कि एक organization adopt करती है that seeks to minimize the adverse effects it is exposed due to various factors. जो भी adverse effects हो सकते हैं, चाहे वो economic हो, चाहे वो political हो, चाहे वो environmental हो। सपोज आज गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी फ्रंट पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन या फिर जनधन अकाउंट, या दैट हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर इस तरह के या फिर ग्लोबल केस में अगर हम देखें तो सपोज यूएस के फेडरल रिजर्व ने फेड टेपरिंग का डिसीजन लिया, तो दैट विल हैव अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन द इंडियन financial sector also. So all the banks need to adopt a comprehensive policy or a comprehensive process that seeks to minimize the adverse effects that it is exposed to. वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, या एनवायरमेंटल भी हो सकता है, एंड सम ऑफ देम आर इनहेरेंट टू बिजनेस। जैसा कि हमने कहा कि रिस्क इज ऑलवेज इनहेरेंट टू द बिजनेस और एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी। इट मे बी अनफोर्सीन एंड अनएक्सपेक्टेड। So this is risk management. This is just a definition of risk management. In detail हम आगे आने वाली slides में पढ़ेंगे. So present practices, situation prevalent at commercial banks require a hard look and call for a greater understanding by bank management and boards and of the risk involved in their operation. जैसा कि हम देखें कि आज NPA बहुत ज़्यादा हो गया है बैंक का. NPA is a major problem in banking sector. तो ये भी एक रिस्क मिटिगेशन का एक तरीका है कि किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है किस तरह से हम क्रेडिट रिस्क को कम करें कि जो हमने क्रेडिट डिसबर्स किया है दैट शुड बी रीपेड ऑन टाइम। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स कम अंडर रिस्क मैनेजमेंट। सो अभी अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे कि बैंकिंग सेक्टर में रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। तो चैलेंज इन बैंकिंग आइडेंटिफाइंग रिस्क, एक तो ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज है। तो कमर्शियल बैंक्स जो लेंड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं दैट इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज। एक तो होता है डिपॉजिटर जो कि फंड सप्लाई कर रहा है, एक होता है बोरोवर जो कि फंड्स को यूज कर रहा है, और एक होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। this is there is a financial intermediary that is a bank. ये एक तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है बिटवीन रिस्क एंड रेवेन्यू। रिस्क कितनी लेगा ये और रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो थर्ड होता है बैंक जो कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, वो एक बैलेंस स्ट्राइक करेगा between risk and revenue. This is actually mistyped. This means there are three parties. One is the depositor, second is the borrower, and third is the financial intermediary, that is bank. और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक बैलेंस स्ट्राइक करे बिटवीन रिस्क, वो कितना रिस्क लेगा, कितना डिपॉजिटर्स कितना बोरोवर्स को लेंड करे, वो उसकी रिस्क होगी, किन बोरोवर्स को लेंड करे कि वो रीपे कर दे टाइम पर, और कितना उसको रेवेन्यू जनरेट होगा उस रिस्क लेने से। तो ये बैंकिंग का एक आर्ट होती है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रेवेन्यू। तो इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हैं, डिपॉजिटर्स, बोरोवर एंड बैंक। सो टेकिंग रिस्क कैन ऑलमोस्ट बी सेड टू बी द बिजनेस ऑफ बैंक मैनेजमेंट, क्योंकि बैंक को रिस्क लेनी ही होगी। इफ दे वांट प्रॉफिट देन दे हैव टू टेक रिस्क, वेदर इट बी क्रेडिट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक लोन देना ही बंद कर दे। ऑल्दो लोन में देयर इज अ क्रेडिट रिस्क, बट बैंक लोन देगा because that is the main function of a bank. So taking risk can almost be said to be the business of bank management. A bank that is run on principle of avoiding all risk or as many as possible will be a stagnant institution. That's what I told you, that bank cannot do away with the risk. Bank cannot avoid risk because bank will have to take risk. Bank will not stop lending so as to avoid risk. So otherwise the institution will become stagnant and will not adequately serve the legitimate credit needs of its society. जैसा कि मैंने कहा कि अगर बैंक रिस्क अवॉइड करने के लिए क्रेडिट देना ही बंद कर दे, क्रेडिट डिस्पर्सल ही बंद कर दे, so that will not be the right way, because then the institution will be stagnant and bank will not adequately serve the legitimate credit needs of its society. On the other hand, a bank that takes excessive risk or excessive credit is more likely if it takes without recognizing their extent or their existence will surely run into difficulty. तो अगर एक जगह तो ये है कि एक बैंक जो
कुछ रिस्क ले ही नहीं रहा है, वो सारे ही रिस्क अवॉइड कर रहा है। एंड दूसरी जगह ये है कि एक बैंक जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव रिस्क ले रहा है या उसने बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिस्पर्सल कर दिया और बिल्कुल वल्नरेबल एरियाज में अगर क्रेडिट डिस्पर्सल कर दिया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग देयर एक्सटेंट, उसने ज़्यादा अप्रेजल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करा है लोन डिस्पर्स करने से, तो दैट बैंक इज श्योरली गोइंग टू run into difficulty. So all business involves some type of risk and banking is no exception. Risk है, but ऐसा नहीं है कि you can avoid all risk और ऐसा भी नहीं है कि you go for taking excessive risk in order to get high return. Both the extreme conditions are not required. It's actually the middle path that you have to follow कि आपको risk लेनी है, but you have to ensure कि risk mitigation या risk management properly हो. So what are the reasons for risk in the banking sector? अभी हमने देखा risk बैंकिंग सेक्टर में है, रिस्क होती क्या है, हमने रिस्क के बारे में देखा कि रिस्क क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड बैंक जो है उसको बैंक दोनों एक्सट्रीम चीज फॉलो नहीं कर सकता, नाइदर बैंक कैन अवॉइड ऑल द रिस्क, नाइदर बैंक कैन टेक एक्सेसिव रिस्क। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर हम देखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन टुडेज वर्ल्ड। जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बिटवीन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। आज आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, इसके अलावा अगर हम देखें कि NBFCs हैं, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, जो कंपटीशन बिटवीन द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें भी हो सकता है कि बैंक थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा ले इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। चेंजेस इन डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है। अगर हम देखें कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला टाइम है, मेनली जो पॉपुलेशन है वो बिटवीन 15 to 60 years of age है, तो दैट पॉपुलेशन इज मोर prone or that population is more likely to go for banking services. Changes in the financial service market में जो changes हो रहे हैं, global changes, domestic changes हो रहे हैं, and structural adjustment in economy। अगर हम देखें सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही हैं, रिसेशन, कुछ इकोनॉमी में रिसेशन है, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स जो हो रहे हैं इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज अफेक्टिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड दैट विल डिटरमाइन कि कितना बैंक्स रिस्क लेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं फॉर रिस्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री। Financial transaction become more sophisticated as the socio-technical system and functions for everyday living are integrated in various combination। तो आजकल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, कस्टमर्स को भी ज़्यादा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, दे डिमांड ग्रेटर बेनिफिट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ सर्विस फ्रॉम द लेंडर्स ऑन वन साइड, ऑन द अदर हैंड लेंडर्स मस्ट बैलेंस द रिस्क रिवॉर्ड पोजीशन। तो कस्टमर्स चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिले, स्पेशली जो बोरोवर्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिले, ज़्यादा अच्छे रेट पर उनको लोन मिले, और जो लेंडर हैं दैट इज बैंक, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं रिस्क या उनको कितना रिटर्न मिलेगा। तो रिस्क इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अब हम फाइनली देखते हैं कि कौन कौन सी रिस्क है जो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में है। अभी हमने देखा रिस्क क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन देखी, देन वी हैव स्टडीड कि बैंकिंग सेक्टर में रिस्क का इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है। Then we are studying the actual risk that the Indian banking sector is facing. So Indian banking system, the risk in Indian banking system is categorized broadly in 3 types. एक credit risk होती है, एक market risk होती है, एक operational risk होती है। इसके अलावा other risk भी होती है, that we'll see। तो ये 3 main risk होती है। इसके अलावा कुछ other risk जैसे कि terrorism से related risk, weather risk, ये सारी चीजें हम देखेंगे। money laundering से related risk जो होती है। तो आइए हम ये रिस्क देखते हैं। लिस्ट ऑफ रिस्क फेस्ड बाय बैंक्स। ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड अदर रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में अगर हम देखें तो इसमें आता है, ऑपरेशनल रिस्क में आता है ट्रेडिंग रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, एक ही जगह हमने सारा लोन दे रखा है तो वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अर्निंग्स एट रिस्क, फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क हम देखेंगे, वैल्यू एट रिस्क, सॉल्वेंसी रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क। ये रेपुटेशन रिस्क ये होती है कि अगर उस बैंक की बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेपुटेशन हो जाए, डेफिनेटली
डिपॉजिटर्स विल नॉट बी विलिंग टू डिपॉजिट देयर मनी इन दैट। तो ये सारी रिस्क हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी आती है ऑपरेशनल रिस्क में। फिर आती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, इट विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ेगी कम होगी, लीगल रेगुलेटरी रिस्क, ये सारी मार्केट रिस्क में आती है। देन वी विल सी क्रेडिट रिस्क इन डिटेल एंड उसके बाद एंड में वी विल सी द अदर रिस्क लाइक वी विल बी सीइंग weather risk, terrorist risk, money laundering risk, etc. So let's discuss each of these risks in detail. So first we'll discuss credit risk. अब credit risk क्या होती है? Credit risk जो है बैंक का कोर फंक्शन होता है लेंडिंग। बैंक का कोर फंक्शन ही लेंडिंग होता है, क्योंकि लेंडिंग ही बैंक के लिए एक एसेट होता है। जो लोन्स होते हैं that always comes under the asset इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी जो होती है उसमें एसेट में आते हैं लोन्स, क्योंकि वही एक तरीका है बैंक के पास मेन तरीका है जिससे बैंक अर्न करता है। तो वो बैंक का कोर फंक्शन है लेंडिंग। रिस्क इज इनहेरेंट इन दिस बैंकिंग बिजनेस। द डिफॉल्ट ऑफ लोन्स पुट द बैंक्स इनटू रिस्क, क्योंकि उसमें हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होती है कि वेदर बोरोवर्स विल रीपे द लोन और नॉट। तो ये रिस्क है क्रेडिट रिस्क। आरबीआई ने इसको मैनेज करने के लिए क्या किया है? आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। इसको बोलते हैं आईरेक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। आरबीआई ने ये प्रॉपर नॉर्म्स लेकर आए हैं फॉर बैंक्स। बैंक कैन नॉट बुक इंटरेस्ट एज इनकम ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विच हैव नॉट बीन पेड विद इन 90 डेज आफ्टर ड्यू डेट। तो आईरेक नॉर्म्स में होता है कि बैंक आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है सारे बैंक्स के लिए कि अगर 90 डेज से ज़्यादा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों ही ड्यू है तो उसको एनपीए में में क्लासिफाई करना है। फिर इसके बाद और क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड लॉस एसेट। ये सारे जो हैं ये सारे आईरेक नॉर्म्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि हम सारे सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं एनपीए, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, लॉस एसेट्स, इन सबको क्लासिफाई करते हैं। तो ये होते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। इनको क्लासिफाई करने का इनको क्लासिफाई करने का मेन पर्पस ये है कि हम उन एसेट्स को पहले ही टाइमली रिकॉग्नाइज कर लें और उनको रिकवर करने की कोशिश करें। Accepting the loans as per national priorities and obligatory, banks have introduced strong system of appraisal and collateral coverage of loan। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट है कि जब आप लोन दो तो एक तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। सपोज आप होम लोन ले रहे हैं तो आप उस हाउस के या होम के आप पेपर्स रखवाएंगे while taking the लोन। आप कार लोन ले रहे हैं तो कार की रजिस्ट्री जो है वो बैंक के पास होगी। इस तरह से ये होता है कोलेटरल मैकेनिज्म की आपके पास अगर सपोज उन्होंने होम लोन या कार लोन रीपे नहीं किया तो यू कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टी, जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी उन्होंने रखवाई है, एंड फिर आप उससे अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। प्लस जब आप लोन दे रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अप्रेजल फॉलो करेंगे। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अप्रेजल का मतलब ये है कि यू विल फॉलो ड्यू रिकॉग्निशन। आप पूरा देखोगे कि उनकी सिविल स्कोर क्या है या उनका पास्ट का रिकॉर्ड किस तरह से है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये दीज आर ऑल द स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अप्रेजल प्लस collateral coverage of loan. These are all a part of risk management, that is mitigating the credit risk. System of ratings of loan account, जो कि रेटिंग होती है, इंडिविजुअल की सिविल रेटिंग होती है, ये सारी चीजें देखी जाती है whenever credit is disbursed या लोन जब दिया जाता है। तो इसके लिए आरबीआई ने आईरेक नॉर्म्स दिए हैं, प्लस बैंक्स भी जो है अपने लेवल पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अप्रेजल्स एंड कोलेटरल कवरेज ऑफ लोन्स इंश्योर करता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर लिमिट्स, prudential norms have been introduced by each bank to take care of credit risk. कमिटी अप्रोच फॉलो की गई है फॉर सैंक्शन ऑफ लोन्स। पहले ये होता था कि एक ही इंडिविजुअल सैंक्शन कर पाता था, अब कमिटी अप्रोच की गई है कि अगर सपोज कोई करप्शन का केस हो या फिर कोई बायसनेस है या क्रोनिक कैपिटलिज्म का केस हो, तो उसमें कमिटी अप्रोच हो कि कोई एक इंडिविजुअल के पास पूरी पावर नहीं हो टू डिसबर्स लोन। इनफैक्ट कमिटी अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है बैंक में फॉर सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स इन ऑल द बैंक्स इट हैज टेकन प्लेस। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। ईच बैंक हैज इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द क्रेडिट पोर्टफोलियो। अब जो भी क्रेडिट पोर्टफोलियो है पूरे उस बैंक का, उसके लिए हर बैंक ने कमिटी अप्रोच फॉलो करी है। उन्होंने एक सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग प्रॉपर किया है। इसमें क्रेडिट रेटिंग मैनेजमेंट कमिटी होती है विच विल इंश्योर इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। तो जो भी उस बैंक ने क्रेडिट डिस्बर्स किया उसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो इंश्योर होता है।
कमिटी अप्रोच फॉलो होती है सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स में, कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करना, अप्रेजल प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ प्रॉपर अप्रेजल करना, उसके बाद आयरिक नॉर्म्स के अंदर इनको क्लासिफाई करना. दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. So now we'll discuss credit risk management. Credit risk management कैसे करते हैं बैंकिंग सेक्टर में? Credit risk management process it encompasses various things like identification करेंगे पहले हम कि credit risk में कौन कौन सी risk आती हैं, assessment करेंगे risk का, measurement करेंगे risk का, monitoring and control of credit exposure, कितना credit exposure किया है किसी बैंक का, well defined basic risk measures लिए जाएंगे जैसे कि models, industry exposure norms, counterparty exposure limits, substantial exposure limits. ये सारी चीजें जो है these have been put in place by banks. Frequency of stress test in respect of credit risk has been increased from annual to half yearly. अब stress test जो होता है पहले annually होता था, अब half yearly होता है, तो इसकी frequency जो है of stress test that has been increased to identify credit risk at an early stage and to initiate appropriate measures to control or to contain or mitigate credit risk. So these measures have been taken by banks that includes first of all identification of risk, then assessment of risk, then measuring the risk, then thereafter monitoring the risk and controlling the credit exposure of a bank. Now for this well-defined basic risk measures such as proper models, norms have been put in place by the banking sector. Apart from this, जो stress test की frequency है that has been significantly increased. तो अभी हमने देखा credit risk के बाद हमने देखा credit risk management. Now we are discussing the market risk. Market risk में क्या क्या चीजें आती हैं? Market risk are broadly categorized in following areas. एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, कभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वो भी मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है. अभी अगर ग्लोबली अगर हम देखें इकोनॉमी में अगर बूम चल रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है चेंज होंगी. अगर रिसेशन चल रहा है तो अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है वो चेंज होगी. तो ये होती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. देन लिक्विडिटी रिस्क, इतना जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे वांट कि कितनी जो रिस्क है वो पास ऑन हो, या कितना जो So we had discussed about credit risk management. Credit risk management में हमने देखा कि identification, assessment, measurement, all these things are included. Monitoring and control of credit exposure उसमें included है कि पहले identify करेंगे risk, फिर assessment करेंगे, फिर proper measure करेंगे, फिर उसके बाद measurement of risk के बाद हम monitor करेंगे और control करेंगे किसी भी बैंक का credit exposure. अगर हम देखें एक बैंक का credit exposure जो है वो एक लिमिटेड वे में ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट एक ही एरिया में दे दिया है या जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है. ये सारी चीजें जो हैं ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. इसमें वेल डिफाइंड बेसिक रिस्क मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि प्रॉपर मॉडल्स होते हैं, एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं, काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट्स सेट की जाती हैं. तो इस तरह की चीजें दे हैव बीन प्रॉपर्ली पुट इन प्लेस टू मेजर द क्रेडिट रिस्क and to manage the credit risk. इसके बाद अगर हम देखें कि frequency of stress test जो है that has been significantly increased in respect of credit risk. frequency कैसे increase की है? पहले annually होती थी, now अब वो half yearly होती है. To identify credit risk at early stage, अगर इसकी frequency stress test की हम बढ़ा देंगे तो then we will be able to identify credit risk at an early stage and initiate appropriate measures to contain and mitigate credit risk. So these are the various management mechanism कि किस तरह से हम credit risk को manage करते हैं. We identify, assess, measure, monitor and then control the credit exposures. इसके अलावा कुछ norms set किए जाते हैं by banks, by the regulators कि कितना एक्सपोजर नॉर्म होना चाहिए, कितनी एक्सपोजर लिमिट्स होनी चाहिए. फिर जो स्ट्रेस टेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, जैसे कि एनुअली से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, एनुअली से हम उसको रिड्यूस करके हाफ ईयरली ही स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ताकि क्रेडिट रिस्क जो है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एट एन अर्ली स्टेज. इसके बाद अगर हम देखें, अभी हमने देखा क्रेडिट रिस्क टोटल, हमने अभी तक देखा कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर में इतना रिस्क अभी क्यों है. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिस्क देखी, हमने देखा क्रेडिट रिस्क, फिर हमने क्रेडिट रिस्क को डिटेल में डिस्कस किया. टाइप्स ऑफ रिस्क में हमने 3 मेन रिस्क पढ़ी थी, एक थी क्रेडिट रिस्क, देन मार्केट रिस्क एंड
उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशनल रिस्क, और इसके अलावा हम कुछ अदर रिस्क और देखेंगे। तो वी हैव सो फार सीन क्रेडिट रिस्क, नाउ वी विल डिस्कस मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो है दैट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज। इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है कि मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी है तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट सही हो। अगर इंटरेस्ट रेट अगर रिसेशन या इस तरह का पीरियड होता है तो इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करती है कि बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, तो दैट विल डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर सपोज कोई भी ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं ये सारी जो है ये चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। वैल्यू ऑफ डॉलर विथ रिस्पेक्ट टू रुपी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, एंड दैट विल डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये भी एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, ये मार्केट रिस्क है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होती है। देन देयर इज लिक्विडिटी रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क अगर हम देखें कि जो सेंट्रल बैंक्स है हाउ मच दे वांट टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है उसमें सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इसके थ्रू हम लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज करते हैं या इंजेक्ट या एक तरह से लिक्विडिटी सक करते हैं। तो अगर हम देखें ये सारी डिसीजंस की मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है या मार्केट से लिक्विडिटी सक करनी है, दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट कंडीशंस। कितना मनी सप्लाई अभी मार्केट में है, क्या कंडीशंस है, कितना इन्फ्लेशन है, ये कितना डिमांड सप्लाई का गैप है। तो ये सारी चीजें जो है डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, मार्केट कंडीशंस, ये सारी चीजें विल डिटरमाइन द लिक्विडिटी रिस्क। देन देयर इज इक्विटी प्राइस रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क, शेयर्स की प्राइस जो है, इक्विटी की प्राइस जो है, ये सारी चीजें दैट इज अगेन डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द मार्केट कंडीशंस। इसके बाद अगर हम देखें लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, कंट्री रिस्क, ये सारी मार्केट रिस्क में आती है। लीगल रिस्क जो भी उस अगर हम देखें कि लॉज चेंज कर दिए जाए या अकॉर्डिंगली अगर सपोज गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने जो लॉज हैं उनको चेंज कर दिया, या रेगुलेटरी रिस्क जो रेगुलेटर है उसके रेफरेंस में अगर रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क, अगर उस पर्टिकुलर बैंक की रिस्क, उस पर्टिकुलर बैंक की जो रेपुटेशन है वो नेगेटिव हो जाए तो दैट विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। और कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग करती है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कंट्री की रेटिंग अच्छी नहीं है तो दैट विल आल्सो अफेक्ट द बैंकिंग सेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये सारी रिस्क जो है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर ऑल दीज रिस्क कम अंडर मार्केट रिस्क। तो आइए अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर हम देखें तो एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट में कॉज लॉस टू द बैंक इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड और हेज। हेज मतलब एक तरह से उसको हमने सिक्योर कर दिया फ्रॉम एनी लॉस। एग्जाम्पल, इफ अ बैंक हैज टेकन हाई कॉस्ट डिपॉजिट फॉर लॉन्गर पीरियड, बैंक ने बहुत ही हाई कॉस्ट डिपॉजिट लिए लॉन्ग पीरियड के लिए मगर उनको लेंड कर दिया शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन विल कम डाउन बट कॉस्ट ऑफ फंड्स विल रिमेन द सेम। कॉस्ट ऑफ फंड्स तो ज्यादा रहेंगे क्योंकि लॉन्गर पीरियड के लिए है, और जो इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन विल कम डाउन क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो इसलिए ये क्या होगा, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा कि आपने जो एसेट्स हैं जो आपके एसेट हैं वो तो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए करें, और जो आपकी लायबिलिटी है दैट इज डिपॉजिट वो आपकी लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है। तो बैंक्स आर मॉनिटरिंग दिस रिस्क थ्रू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी और एएलसीओ। इंटरेस्ट रेट रिस्क को बैंक कैसे मैनेज करता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी के थ्रू। और इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे होती है, अगर बैंक ने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया अपना लोन और अपने डिपॉजिट, मतलब कि अपनी लायबिलिटी और एसेट्स को बैंक ने अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, लायबिलिटी आपने लॉन्ग टर्म के लिए दे दी, एसेट्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए रख रखे हैं, तो दैट विल लीड टू एसेट लायबिलिटी मिसमैच। So that comes under interest rate risk, and banks monitor these risks through asset liability management committee. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। जो हमने यहाँ देखा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। तो अगर हम देखें लिक्विडिटी रिस्क क्या है, लिक्विडिटी रिस्क इज मिसमैच ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड देयरफॉर एनी लोन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू मैच्योरिंग ऑफ फंड्स इन दैट बास्केट। तो अगर हम देखें
एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कैन नॉट बी लेंड फॉर लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी। तो यही हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट है पहली बात तो मार्केट कंडीशन से डिटरमाइन करेगी, प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी कि कितना एसेट लायबिलिटी मैनेज कितना एसेट और लायबिलिटी के बीच में आपका मैनेज्ड है, मतलब कि वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लिक्विडिटी रिस्क देखें तो इसमें क्या होगा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी जो होती है ऑफ बैंक इज इंटरेस्टेड विद द इवॉल्वमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट systems and procedures in order to identify and analyze balance sheet risk and setting of benchmark parameters for efficient management of these risks। तो इसमें ये होता है कि आपने एक लोन लिया, इस केस में भी हम ये देख सकते हैं कि अगर लोन लिया और आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है और किसी बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है बट डिपॉजिट्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो बैंक के पास इतना मनी ही नहीं होगा, इतना लिक्विड मनी नहीं होगा, तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क होगी क्योंकि डिपॉजिट्स जो थे वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। हो सकता है किसी ने डिपॉजिट करा और वो थोड़े दिनों में वापस विड्रॉ कर ले, बट आपने लोन कैसे दे दिया, लोन आपने लॉन्ग टर्म दे दिया, तो इससे क्या है लिक्विडिटी मिसमैच होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगी क्योंकि आपके पास इतना लिक्विड मनी नहीं होगा। तो इस रिस्पेक्ट में हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क दैट इज mismatch of asset and liability and this is managed again by asset liability management committee। तो ALM डिपार्टमेंट जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, बीइंग द सपोर्ट ग्रुप टू दिस कमिटी, इट मॉनिटर्स बैंक मार्केट रिस्क जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को ये जो एसेट लायबिलिटी कमिटी है जो कि that is supported by the ALM department of the bank, ये सारी liquidity risk, interest rate risk इनको पूरा एनालाइज करता है और एसेट लायबिलिटी मिसमैच या एसेट लायबिलिटी जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती हैं इनको पूरा स्टडी करके ये लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क को पूरा मॉनिटर करता है। तो ALM जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इट रिव्यूज द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी एंड कंप्लाइज विद द बैंक प्लस द RBI पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो ये जो मार्केट रिस्क हमने देखी, लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें हमने देखा कि जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी कमिटी, इट एक्चुअली मैनेजेस दिस लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। और ये होती कैसे है, जब भी कभी लिक्विडिटी मिसमैच होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पर आपने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया तो दैट विल लीड टू लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद हमने मार्केट रिस्क में ही एक रिस्क और देखी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं दैट फ्लक्चुएट्स। तो बैंक्स हैव पोजीशंस इन करेंसी, जो बैंक्स में सपोज FCNR अकाउंट्स होते हैं, FCNR अकाउंट्स होते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स होते हैं, ये काफ़ी सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं। जैसे FCNR अकाउंट में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, इसमें जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी में रखी होती है। तो बैंक्स के पास फॉरेन करेंसीज होती हैं। अब फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो वो अप्रिशिएट हो सकती है, डिप्रिशिएट हो सकती है, और इससे बैंक को लॉस हो सकता है इफ इट इज नॉट हेज्ड और स्वैप प्रॉपर्ली। अगर कोई हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं कर रखा है या स्वैपिंग का मैकेनिज्म नहीं कर रखा है, तो जैसे ही अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है या डिप्रिशिएट होती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, तो दैट लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज से अगर हम देखें तो वो मार्केट कंडीशंस पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मार्केट कंडीशन से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड होती है। इसके बाद अगर हम देखें ऑपरेशनल रिस्क, तो हमने देखा लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसके बाद जो बाकी रिस्क है वो हम आगे देखेंगे। ऑपरेशनल रिस्क को कवर करने के बाद हम देखेंगे जो लीगल रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, कंट्री रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क है, ये सारे रिस्क हम ऑपरेशनल रिस्क को कवर करने के बाद देखेंगे। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या है, ये थर्ड कैटेगरी है रिस्क की। एक हमने देखा क्रेडिट रिस्क, फिर होती है मार्केट रिस्क, और तीसरी होती है ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क में अगर हम देखें तो बैंक मैनेजेस ऑपरेशनल रिस्क बाय हैविंग इन प्लेस एंड मेंटेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड पॉलिसीज। तो अगर हम नाम से समझें कि जो भी बैंक के सारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड होती है दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ बैंक ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, इसका मेन ऑपरेशन होता है टू कंटिन्यूअसली रिव्यू सिस्टम एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क throughout the bank, assign risk ownership, alignment of risk management activities with business strategy and ensuring compliance with regulatory requirement। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो ऑपरेशनल रिस्क है क्या? ऑपरेशनल रिस्क वो सारी रिस्क हैं जिससे कि बैंक
कि जो भी सारे ऑपरेशंस हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उन सब से जो रिस्क एसोसिएटेड है वो ऑपरेशनल रिस्क के अंडर आती है। अब ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? बैंक इंश्योर करता है कि प्रॉपरली रिव्यू सिस्टम हो, कंट्रोल मैकेनिज्म्स हो, प्रॉपर अवेयरनेस हो थ्रू आउट द बैंकिंग जो सेक्टर है, रिस्क ओनरशिप प्रॉपरली असाइन हो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स होता है, प्रॉपर पॉलिसीज लेड होती है, जिससे कि इंश्योर होता है कि जो डे टू डे ऑपरेशन जो हैं बैंक के, उसमें जो है रिस्क वो कम हो। तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एस्टैब्लिशेस अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क, इसमें कि सिस्टमैटिक एंड प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मिटिगेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में हम उसमें उसको कम कैसे करें ऑपरेशनल रिस्क को, कि प्रॉपर प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट होगा, मेजरमेंट होगा, मॉनिटरिंग होगी, मिटिगेशन होगी ऑपरेशनल रिस्क की। So the policy applies to all business and functional areas within the bank. जो भी सारे बैंक का ऑपरेशंस हैं, उन सब में ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, and is supplemented by operational system, procedures and guidelines which are periodically updated. तो timely जो है गाइडलाइंस इश्यूज होती है, प्रोसीजर्स अपडेट होते हैं in order to मिटिगेट और मैनेज द ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में अगर हम देखें तो क्या क्या रिस्क आती है? बैंक ट्रेड करता है, बैंक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अभी हम आगे देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, अर्निंग्स एट रिस्क, जो भी बैंक अर्न कर रहा है उसमें रिस्क हो सकती है, फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क, वैल्यू एट रिस्क, सॉल्वेंसी रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ये सारी रिस्क जो है ये हमारी आती है ऑपरेशनल रिस्क में। इसके बाद मार्केट रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, लीगल रेगुलेटरी रिस्क, ये हमने देखा। क्रेडिट रिस्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदर रिस्क जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगी वेदर रिस्क, टेररिस्ट रिस्क एंड मनी लॉन्ड्रिंग। सो इन शॉर्ट यू शुड बी थरो विथ व्हाट इज रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट अ बैंक फेस, की क्रेडिट रिस्क क्या होती है, मार्केट रिस्क क्या होती है एंड ऑपरेशन रिस्क क्या होती है। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट रिस्क में कौन कौन सी रिस्क होती है, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे। फिर ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या रिस्क आती है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, एंड फिर अदर रिस्क में कौन कौन सी आती है, वेदर रिस्क, टेररिस्ट रिस्क एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो आइए अब हम ये देखते हैं ट्रेडिंग रिस्क। This type of risk originate when a bank sells or securitize its loan portfolio or other assets with counterparty. तो अगर बैंक दूसरे बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रेडिंग कर रहा है, अगर बैंक सेलिंग और सिक्योरिटाइजिंग कर रहा है अपनी लोन पोर्टफोलियो के, then this type of trading risk comes into the picture. The agreement based on trading risk will consider amongst other issues the right of course by the purchaser in the event that data and information were not correctly calculated at time of transaction. अगर कुछ किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो रही है, सपोज बैंक इज सेलिंग its loan portfolio to any other financial institution. अब अगर ये ट्रेडिंग के टाइम डेटा या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया गया या बहुत ही मतलब गलत तरीके से अगर प्रोजेक्ट किया गया एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, सो दैट इज ट्रेडिंग रिस्क. Trading risk may also arise in case where a bank engages into swap of floating interest rate to a fixed interest rate on a borrowing contract with another counterparty. अगर सपोज बैंक ने स्वैपिंग करी ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो कि चेंज होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो कि फिक्स्ड है, तो इस केस में भी ट्रेडिंग रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि पहले जो हो रहा था फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब कि वो इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी, बट अगर हम उसमें चेंज कर रहे हैं टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो वो इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होगी, वो हमेशा ही फिक्स्ड रहेगी। तो इस केस में भी ट्रेडिंग रिस्क है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर केस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन द सेंस आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, so those risks that are associated with that transaction, whether that risk can involve the data and information not correctly calculated, or that risk can also involve कि अगर हम किसी particular floating interest rate से fixed interest rate पर जाएं किसी भी borrowing contract में, then also this trading risk is involved. So all those risks that are associated with the transaction between financial institution, that comes under trading risk. अब concentration risk क्या होता है? Concentration risk, this is also an operational risk. Trading risk, it is also an operational risk. तो concentration risk होता है कि this risk arises when a bank or a financial institution has lent to a single borrower. अगर suppose एक बैंक ने
सपोज एसबीआई ने अपने पूरा जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें सारा लोन उसने सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए बना रखा है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेल को पूरा लोन दे रखा है, तो सारा लोन जो है उसने सिंगल बोरोवर या ग्रुप ऑफ बोरोवर्स को दे रखा है, या बोरोवर्स एंगेज्ड इन और डिपेंडेंट ऑन वन इंडस्ट्री। सपोज सारा जो लोन है वो टूरिज्म सेक्टर में दे रखा है। अब सपोज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के लिए या उस पर्टिकुलर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, अगर सपोज रिसेशन पीरियड चल रहा है, रिसेशन पीरियड में सेंस अगर बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई स्कोप नहीं है रेवेन्यू अर्न करने का, तो क्या होगा, तो बैंक के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाएगी, क्योंकि बैंक ने सारा लोन जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऑफ क्रेडिटर्स consist of direct, indirect और contingent obligations exceeding 25% of bank's capital structure। तो इसके लिए हमेशा आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है कि सारा जो बैंक का लोन है दैट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया, दैट शुड बी एज डाइवर्सिफाइड एज पॉसिबल। Concentration within or dependent on an industry are subject to additional risk factors of external economic condition। Suppose बाहर रिसेशन, बाहर की कंट्रीज में क्राइसिस चल रहा है, तो बाहर के लोग टूरिज्म के रिस्पेक्ट में इंडिया में आएंगे ही नहीं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन से भी वो डिटरमाइन हो रहा है। तो इस केस में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए बैंक्स ऑलवेज इंश्योर कि उनका जो लोन पोर्टफोलियो है दैट शुड बी एज डाइवर्सिफाइड एज पॉसिबल। फ्रॉम अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, a periodic review of industry trends be made in order to assess the susceptibility to external factors। तो अगर हम देखें कि जब भी बैंक लोन देता है तो उसमें पहले प्रॉपर अप्रेजल मैकेनिज्म होता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम लोन दे रहे हैं तो वी नीड टू रिव्यू द इंडस्ट्री ट्रेंड्स कि वहाँ कितना आगे की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से रेवेन्यू या वो वहाँ से लोन जो है वो हमारा रिकवर हो जाएगा। तो दीज कम्स अंडर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एक जगह, एक इंडस्ट्री, एक ग्रुप ऑफ बोरोवर, एक सिंगल बोरोवर या एक पर्टिकुलर सेक्टर में कभी भी सारा लोन जो है वो नहीं देना है। नेक्स्ट आता है अर्निंग्स एट रिस्क। ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क यहाँ ये है कि कंटिन्यूड वायबिलिटी ऑफ बैंक डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू अर्न अप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन इट्स एसेट एंड कैपिटल। इनफैक्ट बैंक का जो मेन तरीका है अर्न करने का, दैट इज मेनली टू अर्न एन अप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन इट्स एसेट एंड कैपिटल। जो भी अपने कैपिटल पर प्लस जो भी वो लोन देगा उन्हीं पर वो रिटर्न उसको अच्छा आना चाहिए, वही बैंक का मेन अर्निंग है। बट अर्निंग एट रिस्क जो है ये, इसका मतलब ये है कि गुड अर्निंग परफॉर्मेंस इनेबल्स एन इंस्टीट्यूशन। अगर अच्छी अर्निंग परफॉर्मेंस होगी तो दैट इंस्टीट्यूशन विल बी एबल टू फंड एक्सपेंशन, रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, रिप्लेनिश और इंक्रीज कैपिटल। So earning always represents a bank's first line of defense against capital depletion due to credit loss, interest rate risk and other operational risk। अगर बैंक का कैपिटल कम भी हो रहा है सपोज क्रेडिट लॉस में या कोई भी और रिस्क में, बट अगर उसकी अर्निंग स्टिल अच्छी है तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसलिए ये इंश्योर करते हैं बैंकर्स कि अर्निंग्स एट रिस्क, जो ये वाली रिस्क है, इसको मतलब इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। Risk managers should extremely be careful when assessing a bank's risk exposure to include earnings at risk as a part of risk profile। तो earnings at risk का मतलब ये है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा आउटकम आएगा या अच्छा अर्निंग होगी, और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजन वहाँ से अर्निंग्स नहीं आई, तो दैट इज अर्निंग्स एट रिस्क। और अर्निंग्स एट रिस्क एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि अगर अर्निंग्स अगर कम हो जाती है तो अर्निंग्स अगर कम हो जाएगी तो डेफिनेटली बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट होगा। एंड बैंक का मेन जो बैंक इज मेनली डिपेंडेंट ऑन इट्स एबिलिटी टू अर्न एन अप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन इट्स एसेट एंड कैपिटल, एंड अर्निंग is the first line of defense for any bank। So earning at risk is also an operational risk। Then there is funding and liquidity risk। This type of risk arises when a bank or financial institution cannot be funded and cannot discharge its financial obligation on due dates and cost effectively। तो बैंक जो पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वही दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी फंडेड। इस तरह की अगर रिस्क आ जाए या फिर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पर्टिकुलर डेट पर और एक इफेक्टिव कॉस्ट पर, तो दैट इज फंडिंग रिस्क। Nature of such risk demands prudent management at all times। Otherwise, bank run the risk of having to extend its borrowings, selling its asset, issue additional equity capital, and to extreme case, अगर extreme case होगा तो it will have to close down the business। तो अगर
बैंक के पास लिक्विड फंड ही नहीं बचेगा, अगर बैंक के पास कुछ फंड ही नहीं है, लिक्विड पैसा ही नहीं है, दैट इज एक्चुअली फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क। बैंक के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सके, तो दैट इज एक्चुअली अ मेन रिस्क फॉर द बैंक। Liquid fund is like a lifeblood for a bank. It cannot afford or fail to plan its liquidity requirements on daily basis. It is regarded as one of important tool in asset liability management for the banks. तो ये भी एक बहुत important रिस्क है जिसमें कि बैंक के पास इतने भी फंड्स नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ऑन ड्यू डेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट में वो मीट कर पाए। तो इसलिए सच रिस्क डिमांड्स प्रूडेंट मैनेजमेंट एट ऑल टाइम्स। और इसमें हो सकता है कि एक्सट्रीम केस में बैंक विल हैव टू क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क हमने पहले भी देखा था। रेपुटेशन रिस्क में क्या था, मैंने बताया था कि रेपुटेशन रिस्क मीन्स अगर किसी भी पर्टिकुलर बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाए लोगों के दिमाग में, तो इससे बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर बैंक को। तो सच रिस्क इज ऑफ सिग्निफिकेंट नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन that results in critical loss of funding or customers. It may involve actions that create a lasting negative image on institutional operations. Suppose कोई किसी पर्टिकुलर बैंक में कोई स्कैम हो गया, so that will lead to a negative image of that bank. और इससे हो सकता है कि जिन कस्टमर्स ने अपना डिपॉजिट रख रखा हो वो विड्रॉ कर ले, या फिर कोई नए कस्टमर्स उस पर्टिकुलर बैंक में आए ही नहीं, तो उससे उसके इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगे। सर्विस और प्रोडक्ट प्रॉब्लम, मिस्टेक्स हो गया, मालफिनेंस हो गया, फ्रॉड हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि वो स्कैम हो जाए, उससे रेपुटेशनल रिस्क में इंक्लूड करते हैं, जिससे कि भी उसकी रेपुटेशन ही इफेक्ट हो जाए। रेपुटेशन रिस्क में नॉट ओनली इफेक्ट बैंक्स इमेज बट इट्स एफिलिएशन विद अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल। हो सकता है कि अगर उसकी रेपुटेशन नेगेटिव हो तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी उस पर ज़्यादा कंट्रोल्स रखे। The risk is very damaging, especially if the institution operates in a very small market. Once the reputation is gone, so will the eventual demise of the bank. Eventually, वो बैंक जो है वो it will have to shut down its operation, क्योंकि अगर वो एक स्मॉल मार्केट में वर्क कर रहा है तो अगर रेपुटेशन ही उसकी चली गई तो ना तो डिपॉजिटर्स उसमें डिपॉजिट करेंगे, जो कस्टमर्स होंगे वो भी they will also withdraw their money, new depositors नहीं आएंगे, so that will ultimately lead to demise of the bank. So this is one of the major risk, reputation risk. Every bank is concerned about this reputation risk. Then interest rate risk. Interest rate risk we've already discussed. इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी रिस्क, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच होगा कि आपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं बट आपने लोन जो लॉन्ग टर्म दे रखे हैं, तो दैट विल अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स। जो बैंक जिस रेट पर लेंड करेगा तो वो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो ये मार्केट कंडीशन से भी इफेक्ट होता है। इट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड दैट अ बैंक्स लेंडिंग, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस आर लिंक्ड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, कि बैंक कितना लेंड करेगा। बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो हो सकता है कि कस्टमर्स या बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या कम कर दे तो हो सकता है कस्टमर्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे वेदर दे शुड अवेल लोन एट दैट टाइम और नॉट। तो बैंक के भी जो सारे डिसीजन होंगे, लेंडिंग डिसीजन, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन होंगे, दैट विल बी लिंक्ड टू changes in interest rate. Agar interest rate change, when the interest rate change, the immediate impact of such change usually affect the net interest income. जितनी इनकम बैंक की आएगी, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट से जो नेट इनकम आएगी, that will be determined by the interest rate change. और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर हम देखें वो necessarily affects bank net worth position. It involves changing in economic value of bank's assets and liability, including any off balance sheet item. क्योंकि हम बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दिखाते हैं, तो जो भी हम इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज लोन्स पर जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, जो एसेट्स पर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो दैट विल अकॉर्डिंगली बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हम देख चुके हैं, उसको कौन मैनेज करता है, इसको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है बैंक्स में, और विद द सपोर्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी कमिटी। तो ये इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इनको ये मैनेज करता है। फिर अगर हम देखें तो एक और एक रिस्क होती है लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क को अगर हम देखें, दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस फ्रॉम वायलेशंस और नॉन कंप्लायंस विद द लॉज, रूल्स, रेगुलेशन और प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिसेस। अगर एक तो ये है कि लॉज चेंज हो जाए, या फिर ये है कि
वो बैंक अगर इट इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द लॉज रूल्स रेगुलेशन या फिर जो भी प्रिस्क्राइब प्रैक्टिसेस हैं बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल bank, अगर if the bank is not complying with that, that comes under legal and regulatory risk. Legal risk may also arise when the legal rights and obligation of parties to a transaction are not well established. अगर laws जो है बिल्कुल clear नहीं है, properly established नहीं है, then also legal risk may arise. Bank may face legal risk with respect to customer disclosure and privacy protection कि कितना हमें ensure करना है कि privacy जो है of customers documents, privacy of जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उनमें किस तरह से प्राइवेसी इंश्योर करनी है, कस्टमर डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होने चाहिए, इन चीज़ों में लीगल और रेगुलेटरी रिस्क एसोसिएटेड होती है। इसके बाद अगर हम अदर रिस्क में जाएं तो उसमें हम देखेंगे वेदर रिस्क, टेररिज्म रिस्क और रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे इन डिटेल, जिसमें कि हम बासल नॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें अदर रिस्क में, पहले हम देखते हैं वेदर रिस्क। So over the years, the weather condition all over the world has changed drastically with various consequences. It is still changing without much of early warning signs. So the risk of catastrophic loss originating from extreme weather condition, they pose a much greater danger today than in the last decade. Suppose अगर हम देखें जो उत्तराखंड जो सुनामी उत्तराखंड जो ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, दैट लेड टू कैटास्ट्रॉफिक लॉस इन दैट एरिया। वहाँ का टूरिज्म पूरा इफेक्ट हुआ, वहाँ इनफैक्ट बैंक्स भी बैंक के डिपॉजिट्स वो भी इफेक्ट हुए थे। तो दैट इज वेदर रिस्क जो कि ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दैट मे लीड टू कैटास्ट्रॉफिक लॉस एंड दैट मे अफेक्ट द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। सो क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट आर नाउ वेरी मच कंसर्न विद द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमेना, क्योंकि अगर सपोज कोई डिजास्टर आता है देन पीपल विल नॉट बी एबल टू रीपे देयर लोन्स। सपोज कोई डिजास्टर के कारण कोई इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस होता है, देन दे विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। सो दैट विल अगेन बी that will come under a risk that is actually a risk for the banking sector. So that comes under weather risk. When so credit risk specialists, they take into consideration this weather risk, which has potential implication when assessing borrowers बिजनेस प्लान। तो जब भी बोरोवर्स के बिजनेस प्लान को असेस कर रहे हैं तो जो क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट हैं, दे आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन वेदर रिस्क। Such a factor is quite prevalent in countries sitting on the earthquake zone. Even the new Basel norms takes into account that banks should make provision for such eventualities. तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो बैंक शुड टेक प्रॉपर केयर, क्योंकि हो सकता है कि अगर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, अगर साइक्लोन प्रोन जोन है, सुनामी या फ्लड प्रोन जोन है, तो इसमें डेफिनेटली दिस बैंक्स व्हाइल डिसबर्सिंग क्रेडिट दे शुड टेक इनटू अकाउंट द वेदर रिस्क आल्सो। नाउ अगर हम देखें एक्ट ऑफ टेररिज्म रिस्क, तो टेररिज्म रिस्क में क्या आता है? बिकॉज रिस्क में अगर हम देखें तो वो जनरली अनएक्सपेक्टेड होती है, बिन यू एक्सपेक्ट एन आउटकम और वो नहीं होता, तो expect the unexpected. This quote is now a common parlance in our everyday life. What used to be a very far remote event can hit us at any time and at any place. So terrorism, if you see, it is a part of world uncertainty and cost of doing business. This is especially in case of mega business like banks and other. तो अगर हम देखें कि रिस्क मैनेजमेंट में वी नीड टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो, कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है और पोटेंशियल रिस्क जो है वो हम देखते हैं, सारी रिस्क हम कंसिडर करते हैं। तो बासल नॉर्म्स में भी अगर हम देखें तो उसमें भी ये बात की गई है कि दैट बैंक्स मस्ट बी रेडी टू मेक नेसेसरी प्रोविजंस इन देयर बुक ऑफ अकाउंट फॉर द एक्ट ऑफ टेररिज्म। क्योंकि अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एंड that may lead to significant loss for the economy and that will certainly affect the banking sector. So that's why Basel norms maybe this has been mentioned that banks should be ready to make necessary provisions in their book of accounts for the act of terrorism. Now this is now referred to as external event risk for banks, क्योंकि banks के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, that is an external event that is affecting the banking industry. Then the last risk is risk of money laundering. So risk of money laundering में हम देखेंगे कि जो money laundering, if you see in today's scenario, money laundering has now become a major business, and that too through offshore business activity. क्योंकि people they go for tax evasion, they don't pay tax in India, then the money on which tax has not been paid, that is known as black money. Now this black money is invested in various form in different countries, right, through offshore business activity.
and this whole money is laundered. So banks are heavily exposed to such illegal and criminal activities. If they do not have adequate internal controls to spot and deal with such transactions, तो बैंक अगर बैंक के पास proper internal controls नहीं है to deal with such illegal and such transaction, then banks are highly exposed to such activities of money laundering. So in consequence, the regulators like RBI demand that banks should strengthen their internal control system. तो इसके लिए RBI ने क्या करा है? RBI has laid down lower customer norms, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2002 में. उसके बाद इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद दैट एक्ट आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स निकाले हैं दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द बैंक्स टू फॉलो. इसमें कि अगर बैंक ने नहीं फॉलो किए they are subject to pay heavy penalty with the risk of even closure if they fail. तो newer customer norms में banks ensure करते हैं कि they know their customer well by identification documents, address proof, photo ID proof. ये सारे जो बैंक लेते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो कस्टमर है दैट इज दे नो द कस्टमर वेरी वेल एंड दैट कस्टमर इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच illegal or criminal activities, and even if he is involved then that person can be tracked to the documents which he has provided. तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क. तो अभी तक हमने देखा रिस्क क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिस्क हमने देखा, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में रिस्क जो है वो ज़्यादा क्यों है. फिर अब हम देखते हैं सारे जो रिस्क हमने देखी, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, अदर रिस्क, वेदर रिस्क, टेररिज्म रिस्क, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क. वी हैव सीन सो फार ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क. नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी मैनेज रिस्क. अभी तक हमने कुछ रिस्क के साथ थोड़ा बहुत पढ़ा कि आरबीआई ने कैसे कैसे नॉर्म्स ले करे हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए. क्रेडिट रिस्क के लिए आरबीआई ने इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स ले करे हैं. आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नो कस्टमर नॉर्म्स ले करे हैं. तो इस तरह के अलग अलग रिस्क को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नॉर्म्स ले करे हैं. अब हम देखते हैं ओवरऑल की रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंडिया में प्लस वर्ल्ड में ग्लोबली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. So now let's discuss the risk management in banking sector. So since we have discussed all the types of risk, the concept of risk, so now let's discuss the risk management in banking sector. So कुछ हम domestic measures लेंगे, पहले समझेंगे, and उसके बाद हम global level पर कौन कौन से measures लिए गए हैं for risk management that we'll understand. So CAMELS करके एक rating mechanism है that has been used by RBI. So RBI has been using CAMELS rating to evaluate the financial soundness of banks. The CAMELS model consists of 6 components, जिसमें कि capital adequacy, asset quality, management, earnings quality, liquidity and sensitivity to market risk. ये सारी 6 चीजें आती हैं CAMELS में. Capital adequacy, asset quality, management, earnings quality, liquidity and sensitivity to market risk. So after the evolution of Bank for International Settlements, Prudential norms in 1988, RBI took a series of measures to realign its supervisory and regulatory standards to bring it at par with international practices. तो अगर हम देखें तो BIS ने नॉर्म्स लिए जिसको कि हम बासल नॉर्म्स कहते हैं. ये नॉर्म्स आने के बाद आरबीआई ने भी काफ़ी सारे सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स अपने रीअलाइन किए इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस. तो एक तो है कि आरबीआई कैमल्स रेटिंग यूज करता है एंड दूसरा जो हम देखेंगे वो है ये है बासल नॉर्म्स. तो फाइनली इट वाज इन ईयर 1999 दैट आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर एन अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट एंड इशूड गाइडलाइंस टू बैंक रिगार्डिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. तो ये 3 तरह की रिस्क आइडेंटिफाई की गई. देन 1999 में आरबीआई रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एक अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस वर इशूड टू बैंक. So the entire supervisory mechanism has been realigned since 1994 under the directions of newly constituted Board for Financial Supervision. This is a separate board for financial supervision. ये work करता है under the aegis of RBI to suit the demanding need of a strong and stable financial system. So as the name suggests, ये पूरा financial supervision करता है ये board to ensure a stable financial system जिसमें कि risk जो है कम हो and risk management जो है वो बहुत ही strong हो. A process of rating of banks on the basis of CAMELS in respect of banks and CACS, that is capital, asset quality, compliance and system of control in respect of foreign banks
that has been put in place from 1999. तो एक तो कैमल सिस्टम है जो आरबीआई ने यूज किया, कैमल रेटिंग, दैट इज फॉर डोमेस्टिक बैंक्स, एंड फॉरेन बैंक्स के लिए सीएसीएस सिस्टम है, कैपिटल एसेट क्वालिटी कंप्लायंस with Indian norms and system and control. ये mechanism that is used for foreign banks to strengthen the risk management. इसके अलावा जो है वो है बासल नॉर्म्स. बासल जो है that is actually a city in Switzerland. इसका जो है it is the headquarter of Bureau of International Settlement, that is BIS, which fosters cooperation among central banks. जो BIS है, it helps in cooperating among central banks with a common goal of financial stability, जिससे कि इंश्योर होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. एंड जो सारे जो सेंट्रल बैंक्स जो बैंकिंग रेगुलेशन बनाते हैं उसमें it is to ensure that common standards हो in banking regulation in different countries. So Basel guidelines refers to board supervisory standards formulated by a group of central bank, जिसको कि हम बोलते हैं Basel Committee on Banking Supervision. And purpose of the accord is to ensure that financial institutions have enough capital to account to meet obligation and absorb unexpected loss. इसका मतलब ये है कि बासल में ये एक बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन थी, जिस दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक. अब इन्होंने ये डिसाइड किया, इस अकॉर्ड में डिसाइड हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव टू मेंटेन इनफ कैपिटल कि अगर उनको कोई लॉस भी हो आगे जाके कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो, दैट आल्सो दे कैन एब्जॉर्ब, एंड दे हैव टू मीट द ऑब्लिगेशंस. प्लस दे हैव टू इंश्योर कि ये जो अगर हम बासल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई करेंगे, सो वी इन शॉर्ट वी हैव टू इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो इंटरनेशनल मार्केट में. तो अब बासल के जो नॉर्म्स आए वो तीन पार्ट्स में आए. बासल वन आया था 1988 में, फिर बासल 2 हम देखेंगे वो आया 2004 में, एंड अभी जो है वो बासल 3 नॉर्म्स हैं वो दिसंबर 2010 में आए थे. तो एक एक करके हम इन 3 नॉर्म्स को देख लेते हैं. ध्यान रखिएगा ये जो नॉर्म्स हैं किसने बनाए हैं, ये बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाए हैं. दैट वाज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ central banks, and Basel is actually a place in Switzerland. So in 1988, Basel Committee on Banking Supervision, it introduced capital measurement system called Basel Capital Accord, also called as Basel norms या Basel 1. It focused almost entirely on credit risk. Basel 1 में क्या किया गया था? Basel 1 में ये देखा गया था कि entirely सिर्फ credit risk पर देखा गया था. इसमें management risk and operational risk को इतना ध्यान नहीं दिया गया था. Mainly it was focused on credit risk. It defined capital and structure of risk weights for bank. Risk weight for bank मतलब जो भी लोन बैंक ने दिए हैं उसमें अलग अलग रिस्क असाइन होती है. कुछ लोन हो सकता है जिसमें ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड हो, कुछ लोन हो सकता है जिसमें कम रिस्क एसोसिएटेड हो. तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क अटैच्ड टू द लोन, रिस्क वेटेड एसेट्स हम क्लासिफाई करते हैं. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. तो जो भी रिस्क वेटेड एसेट है उसका 8% हम निकालेंगे और वो होगी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एनी बैंक. इतना जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए. दैट इज 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. रिस्क वेटेड एसेट्स मींस एसेट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल. जैसे कि हमने देखा, सपोज ए लोन दिया है, बी लोन दिया है, सी लोन दिया है किसी अलग अलग सेक्टर में. तो ए लोन से रिलेटेड कितनी ज्यादा रिस्क है, बी लोन से रिलेटेड कितनी ज्यादा रिस्क है, और सी लोन में कितनी रिस्क है. मतलब कि हो सकता है कि सी लोन जो दिया है वो किसी हाई रिस्क सेगमेंट में दिया है, तो सी में ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होगी. तो हम पूरे इन एसेट्स को इनका वेटेड एवरेज निकालेंगे इसका, और फिर हम देखेंगे रिस्क वेटेड एसेट. वेटेड एवरेज निकालने का मतलब ये है कि हम सबकी वेट जो उनको असाइन किया गया है, रिस्क वेट जो असाइन किया गया है उसका फिर हम एवरेज निकालेंगे और फिर उसका हम 8% निकालेंगे. दैट विल बी द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. इसी तरह से बासल 2 नॉर्म्स आए थे जिन्होंने बासल 1 को रिवाइज किया और एक न्यू कैपिटल फ्रेमवर्क दिया. ये आए 2004 में. तो इन जून 2004 Basel 2 guidelines were published by Banking Committee on Basel Committee on Banking Supervision, which were considered to be the refined and reformed version of Basel 1. Guidelines were based on 3 parameters. जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम करा गया था और उसमें सिर्फ क्रेडिट रिस्क पर फोकस था. जो सेकंड बासल नॉर्म्स है इसमें 3 पैरामीटर्स रखे गए. एक था कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एक था सुपरवाइजरी रिव्यू और एक था मार्केट डिसिप्लिन. तो फर्स्ट अगर हम देखें ये ऑलमोस्ट सेम है as that was in Basel 1. तो Basel 1 में भी यही था कि बैंक should maintain a minimum capital adequacy requirement of 8% of risk asset. तो ये this is same as Basel 1.
बासल 2 में अगर हम देखें तो इसमें था दो चीजें और ऐड हुई, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। सो अकॉर्डिंग टू दिस बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क। तो इसमें पहले तो 3 तरह की रिस्क आइडेंटिफाई की गई बासल 2 में। फिर बैंक्स को बोला गया कि दे नीड टू डेवलप बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स मॉनिटरिंग में और मैनेजिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क। तो उन बैंक्स को बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करनी है इन मिटिगेटिंग या मैनेजिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये 3 रिस्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो थर्ड पार्ट आया था बासल 2 में, दैट वाज मार्केट डिसिप्लिन। दिस नीड इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। Banks need to mandatorily disclose their capital adequacy requirement, risk exposure, etc. to the central bank, that is RBI. So Basel II norms in India and overseas are yet to be fully implemented. ये अब नहीं है Basel II norms की बजाय अब इंडिया में जो है हम Basel III norms को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा Basel II में क्या 3 चीजें हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट इट वाज सेम एज Basel I, फिर आया सुपरवाइजरी रिव्यू एंड थर्ड आया मार्केट डिसिप्लिन। सुपरवाइजरी रिव्यू में कि बैंक को प्रॉपर्ली मॉनिटर करनी है सारी रिस्क, जो भी हमने 3 तरह की रिस्क देखी। मार्केट डिसिप्लिन में ये है कि बैंक खुद डिस्क्लोज करेगा, मैंडेटरीली डिस्क्लोज करेगा देयर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट एंड रिस्क एक्सपोजर, जिससे कि रिस्क एक्सपोजर टू सेंट्रल बैंक, जिससे कि प्रॉपर्ली सेंट्रल बैंक इंश्योर कर सके कि द नॉर्म्स विच सेंट्रल बैंक हैज लेड डाउन इट इज बीइंग फॉलो। तो मैंडेटरीली डिस्क्लोज करेंगे देयर क्रेडिट कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क रिक्वायरमेंट एंड रिस्क एक्सपोजर टू द सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से मार्केट डिसिप्लिन विल बी इंश्योर। इसके बाद अगर हम देखें बासल 3 नॉर्म्स, तो बासल कमिटी इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। ये हम देख चुके हैं कि बासल कमेटी जो हुई थी, बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये एक तरह से एक ग्लोबल फोरम है फॉर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। So its mandate, its objective is to strengthen the regulation, supervision and practices of banks worldwide with the purpose of enhancing financial stability. Main aim क्या है बासल का? Main aim है कि financial stability ensure हो। तो ये जो है गवर्नर ऑफ Swedish Riksbank स्वीडन इज द करंट चेयरमैन ऑफ बासल कमेटी। इसके बाद अगर हम देखें बासल 3 जो कि 2010 दिसंबर में रिलीज हुए थे, इट इज द थर्ड इन द सीरीज ऑफ बासल अकॉर्ड्स। These accords deal with risk management aspect of banking sector. So according to Basel Committee on Banking Supervision, ये जो Basel 3 आया है, जो presently अभी चल रहा है, this is the most comprehensive set of reforms developed by Basel Committee on Banking Supervision. इससे it will strengthen the regulation, supervision and risk management of banking sector. तो आइए अब हम देखते हैं Basel 3 norms। जो Basel 3 norms है that aims to improve the banking sector ability to absorb shocks arising from financial stress, economic stress or whatever be the source of stress. Improve the risk management improve होगा, governance जो है banking में जो governance है वो improve होगी, strengthen banks transparency disclosure norms properly laid out है। तो Basel 3 norms जो हैं वो एक तरह से refined version है Basel 2 का, and this is most comprehensive norms of Basel। तो इसमें 3 पिलर्स है। एक है मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट, ये भी बासल 2 नॉर्म जैसा ही है। इसमें मेंटेनिंग कैपिटल कैलकुलेटेड थ्रू क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क की सारी रिस्क देखी जाएगी और फिर उनका वेटेड एवरेज निकाला जाएगा एंड देन वी विल कैलकुलेट द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। पिलर 2 में सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, रेगुलेटिंग टूल्स, फ्रेमवर्क्स फॉर डीलिंग विद पेरिफेरल रिस्क दैट बैंक्स फेस। तो जो बाकी रिस्क का को मैनेज करने वाली बात है, प्रॉपर्ली बैंक्स विल मॉनिटर एंड सुपरवाइज द दैट हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। फिर अगर हम देखें पिलर 3 क्या है, मार्केट डिसिप्लिन। बासल 2 में भी हमने देखा था कि प्रॉपर डिस्क्लोजर नॉर्म्स होंगे जो सेंट्रल बैंक्स ने गाइडलाइंस लेकर रही है बैंक्स के लिए, दैट बैंक्स मस्ट डिस्क्लोज देयर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। उनके जो एक्सपोजर्स हैं, क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो सारे बैंक्स को डिस्क्लोज करने हैं, दैट विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बैंक and that will ensure market discipline। इसके बाद अगर हम देखें जो अभी करंट में फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू बासल 3, ये है मिनिमम रेशियो ऑफ टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड इज 10.5। तो इसमें बढ़ा दिया गया है। ये पहले बासल 2 में अगर हम देखें तो 8% था, अब इसमें जो है ये चीजें बढ़ा दी गई हैं जिससे कि और ज्यादा कैपिटल अगर बैंक के पास होगी
कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक अगर ज़्यादा मेंटेन करेगा तो वो दैट बैंक विल बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर रिस्क। तो इसलिए मिनिमम रेशियो जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। मिनिमम रेशियो ऑफ कॉमन इक्विटी टू रिस्क वेटेड एसेट ये भी इंक्रीज कर दिया गया है। टीयर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अभी 6% है। कोर टीयर 1 कैपिटल है 5%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये 2.5% है। लेवरेज रेशियो 3% है। काउंटर साइक्लिक बफर 0% टू 2.5% है। एज सच you can remember these two figures, but सारे फिगर आई डोंट थिंक ये लर्न करने की जरूरत है। यू शुड जस्ट रिमेंबर कि बासल 1, बासल 2, बासल 3 नॉर्म्स किस तरह से रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं and what are the key pillars of these Basel norms. So in short, we have discussed all type of risk in the banking sector, the types of risk, why there is an increase in the risk in banking sector, what are the different market risk, operational risk, credit risk, other risk, weather risk, terrorism risk, all that we have discussed. And then we have discussed the risk management in detail. In risk management, we have discussed two things. With respect to the domestic front, we have discussed RBI की कैमल्स रेटिंग जो है वो हमने डिस्कस करी। और अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो वी हैव डिस्कस्ड बासल नॉर्म्स, दैट इज बासल 1, 2 and 3. थैंक यू।